1 2 3 माइक टेस्ट। आई होप आवाज़ आ रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का टॉपिक होता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, एसएमआर, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आया कि स्केलेटल मसल को रिलैक्स करना ही क्यों है भाई, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है क्यों करना है। तो मैंने बोला कि जब हम कोई सर्जरी कर रहे होते हैं, ठीक है, हम तो क्या ही कर रहे होते हैं, हम तो पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हम जब कोई सर्जरी या कोई सर्जन जब सर्जरी कर रहा होता है तो सपोज करते हैं उसने पैर में एक इंसिजन मारा, ठीक है। अब चूंकि एनेस्थीसिया सिर्फ अनकॉन्शियस करता है, बेहोश करता है, तो उसके जो रिफ्लेक्स है वो अभी भी इंटैक्ट है, और उस रिफ्लेक्स की वजह से पता चल रहा है सर्जन के मुंह पे लात पड़ गई। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो लोअर लिम्स है, एब्डोमेन है, ऐसी इन मसल्स को रिलैक्स करना पड़ता है। क्लियर। इसलिए स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट यूज होते हैं। अब इनको पढ़ने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। तो ये हमारा सीएनएस है गंदा सा, ये इसकी पूंछ जैसी स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, पढ़ा होगा आपने। वो जाता है एक स्केलेटल मसल तक। ये गंदी सी, ठीक है, गंदी सी दिख रही है दिखने में, तो क्या ही करें। ये स्केलेटल मसल है, यहाँ पे जाके ये एनएमजे होता है इसका, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ पे ये एसिटाइल कोलिन रिलीज करती है, राइट। एसिटाइल कोलिन रिलीज करती है और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब अपने पास क्या है, दो ऑप्शन है कि ये जो सीएनएस है इसको ही डिप्रेस कर दो। तो एक जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं वो होते हैं सेंट्रली एक्टिंग, जो जाके स्पाइनल कॉर्ड को या ब्रेन को डिप्रेस कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। दूसरा होता है ये जो न्यूरो ट्रांसमिशन है या ये जो मसल है इसको स्टिमुलेट करने से रोक दो या इसको डिप्रेस कर दो। तो ये हो गए पेरिफेरली एक्टिंग। तो हमने इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से कितने में डिवाइड कर दिया, दो में, कि सेंट्रली और पेरिफेरली एक्टिंग। स्टार्टिंग विद सेंट्रली एक्टिंग, सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अब इसमें जो सबसे पहली क्लास आती है वो आती है, अरे एक मिनट, हाँ, जो इसमें सबसे पहली क्लास आती है वो आती है मेफेनेसिन की। मेफेनेसिन, ये क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जिसके अंदर ड्रग्स आती है कैरिस्प्रोडोल, कैरिस्प्रोडोल, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमिजानोन, और लास्ट है मिथोकार्बेमोल। अब ये सारी की सारी दवाइयाँ क्या करती है, ये जाती है और ये जाके स्पाइनल कॉर्ड में पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जो होता है, पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जिसकी वजह से हमारी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स को ये इनहिबिट करती है। पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स को इनहिबिट करती है जिसकी वजह से जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। इसका जो थेरेपेटिक यूज है वो होता है स्पॉन्डाइलिटिस में, स्पॉन्डाइलिटिस, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस। ये हो गई पहली कैटेगरी, मेफेनेसिन। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है बेंजोडाइजापिन्स, बेंजोडाइएजापाइंस। ये हम सीएनएस में फिर से पढ़ेंगे दोबारा। इसके एग्जाम्पल है डाइजिपाम और क्लोनाजिपाम। इसने क्या करा, ये जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में और मोनोसिनेप्टिक प्लस पॉलीसिनेप्टिक, मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक दोनों रिफ्लेक्स को ये ब्लॉक करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी स्मूथ मसल्स होती है, चाहे वो रिफ्लेक्स पे चल रही हो चाहे वॉलंटरीली चल रही हो, वो सब ब्लॉक हो जाती है। तो इसका क्या होता है कि चाहे कोई सी भी ओरिजिन की मसल का स्पाज्म हो, चाहे वो अपर लिम्ब हो, चाहे वो लोअर लिम्ब हो, चाहे वो बैक मसल्स हो, चाहे वो कोई सी मसल हो, तो जितनी भी स्पाज्म होती है मसल्स में, उन सब में ये यूज करा जा सकता है। कैन बी यूज्ड इन एनी ओरिजिन ऑफ स्पाज्म।
तीसरी कैटेगरी है बैक्लोफेन। कैटेगरी नहीं, एक्चुअली ये ड्रग है अपने आप में। तीसरी जो ड्रग है वो है बैक्लोफेन। बैक्लोफेन क्या करती है, ये स्पाइनल कॉर्ड की जो सेल्स होती है, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें पोटेशियम कंडक्टिविटी बढ़ा देती है। पोटेशियम कंडक्टिविटी बढ़ाने से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से आगे जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट नहीं होगी, और आगे आगे इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होगी तो जो मसल के लिए जो इम्पल्स आती है वो आगे नहीं जाएगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। इसका जो एग्जाम्पल है, सॉरी, इसका जो थेरेपेटिक यूज है वो होता है स्पाइनल इंजरीज में और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। चौथी जो ड्रग आती है सेंट्रली एक्टिंग, वो आती है टिनाजिडीन। ये एक्चुअली अल्फा 2 अगोनिस्ट होती है। अल्फा 2 क्या होता है, हमने पढ़ा है कि एड्रिनर्जिक जो सिस्टम होता है उसमें अल्फा और बीटा रिसेप्टर होते हैं। अल्फा रिसेप्टर के दो टाइप होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। जो अल्फा 2 होता है वो ब्रेक के जैसे काम करता है। अगर अल्फा 2 को स्टिमुलेट करेंगे तो जो एड्रेनलिन रिलीज होता है वो कम हो जाएगा। तो ये अल्फा 2 अगोनिस्ट है। इसमें लेकिन खेल क्या है, इसमें ट्रिक क्या है, ये सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 अगोनिस्ट है। ये सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 अगोनिस्ट है। चूंकि ये पेरीफेरी पे तो काम कर नहीं रहा, तो अगर पेरीफेरी पे काम करेगा नहीं तो इसका जो हाइपर टेंशन या ब्लड प्रेशर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो नो इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, एक इसकी खास बात है। इसका जो थेरेपेटिक यूज है वो होता है एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। तो अब तक हमने 4 कैटेगरी पढ़ ली या 4 दवाइयाँ पढ़ ली। पहला था मिफेनेसिन, दूसरी थी बेंजोडाइजापिन, तीसरी थी बैक्लोफेन, चौथी है टिनाजिडिन, लास्ट है वो है थायोकोल्चिकोसाइड। थायोकोल्चिकोसाइड ये क्या करती है, ये गाबा ए एगोनिस्ट है। जो गाबा ए रिसेप्टर होता है उसके लिए ये एगोनिस्ट का काम करती है, और इसके पास एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है। इसका एक और बात जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी। तो ये हो गई सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अब बात करते हैं पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अब तक तो बहुत कुछ छोड़ के जा भी चुके होंगे, मेरे को पता है, देखता कोई नहीं है वैसे इतनी दूर तक वीडियो, फिर भी चलो मरे हुए मन से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, चलो। एनीवेज, ये इम्पल्स आ रही है और ये इम्पल्स आके ये इस मसल के पास आके यहाँ पे एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा जहाँ पे आके जो नर्व है वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये जो मसल है मैं इसको ही डायरेक्टली इनहिबिट कर दूँ। डायरेक्टली इनहिबिट कैसे करूँ वो बताऊँगा अभी। तो एक तो मैं इस मसल को डायरेक्टली इनहिबिट कर दूँ या इस ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर दूँ, इस ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर दूँ। तो डिपेंडिंग ऑन कि मैं कर कैसे रहा हूँ, फिर इसको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करा गया है, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। अब बात करते हैं डायरेक्टली एक्टिंग कि कैसे इस मसल को मैं ब्लॉक करने वाला हूँ, या मैं तो क्या करूँगा, जो दवाइयाँ हैं वो कैसे ब्लॉक करती है। तो इसके एग्जाम्पल्स है, इसमें जो दवाइयाँ हैं वो है डेंट्रोलिन और क्विनीन। डेंट्रोलिन क्या करती है, हमें फिजियोलॉजी में पता है, नहीं पता है तो अब सुन लीजिए कि जो स्मूथ मसल्स होती है या स्केलेटल मसल्स होती है, कोई भी टाइप की मसल्स हों,
उसके अंदर एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर्ड होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर आता है वो इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करके कैल्शियम को रिलीज करवाता है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक रिसेप्टर पे एक्ट करता है। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक रिसेप्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं राइनोडिन रिसेप्टर। राइनोडिन रिसेप्टर। तो मैंने बोला कि अगर इस राइनोडिन रिसेप्टर को मैंने पकड़ के ब्लॉक कर दिया तो जो ये कैल्शियम रिलीज हो रहा था वो कैल्शियम रिलीज नहीं होगा। अब कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो स्मूथ या सॉरी जो भी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल है, जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कैल्शियम ही तो जो मायोसिन के साथ जाके बनता है, जो पूरा कॉन्ट्रैक्शन है वो कैल्शियम पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर कैल्शियम ही नहीं है मसल के पास तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कैसे? तो डेंट्रोलिन और क्या करती है, डेंट्रोलिन जाके कैल्शियम, ये जो राइनोडिन है उसको जाके ब्लॉक करती है। अब डेंट्रोलिन के थेरेप्यूटिक यूजेज या थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। इसका जो सबसे प्राइमरी या जो ये ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है वो होती है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो उसमें आंसर होता है ये डेंट्रोलिन। अब मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में होता क्या है, मसल रिजिडिटी, टेम्परेचर बढ़ जाना। और ये होता कब है, ये पोस्ट एनेस्थेटिक रिएक्शन होती है जनरली। एनेस्थीसिया के बाद में जब रिकवर होता है आदमी तब ये एक रिएक्शन होता है कि बॉडी का टेम्परेचर सडनली स्पाइक करता है, मसल रिजिड हो जाती है, स्पाज्म हो जाता है, तब उस टाइम में डेंट्रोलिन दी जाती है। इसके अलावा जो इसके यूजेस हैं वो होते हैं सेरिब्रल पाल्सी, न्यूरोलेप्ट मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो इसके ये 2-3 थेरेप्यूटिक यूजेज हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, क्योंकि इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है कौन, डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन के बाद में हमने इसी में पढ़ा था क्विनीन। क्विनीन क्या करता है, क्विनीन जो मोटर एंड प्लेट होती है मसल पे, जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, उसकी एक्साइटेबिलिटी को कम करता है। मोटर एंड प्लेट की एक्साइटेबिलिटी को कम करता है। मोटर एंड प्लेट की एक्साइटेबिलिटी को कम करने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कम होगा ऑब्वियसली। इसका जो थेरेप्यूटिक यूज है या जो मेन यूज होता है वो होता है नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स में। रात को जो दर्द होता है ना, एकदम से क्रैम्प होता है रात को, जो पैरों में एकदम से दर्द उठता है, ऐसा लगता है कि मसल जैसे कि पकड़ के किसी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज कर दिया हो, तो उस केस में ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो ये हो गए डायरेक्टली एक्टिंग। ये क्या कर रहे थे, ये जो मसल थी उस पे जाके अटैक कर रहे थे, राइट। लेकिन एक और थे इनडायरेक्टली एक्टिंग। ये क्या करेंगे, ये जो ट्रांसमिशन है उसको उस पे जाके इफेक्ट करेंगे। जो ट्रांसमिशन है उस पे जाके इफेक्ट करेंगे कि जैसे ये मसल है, ये एनएमजे है अपना, यहाँ पे ये इसका रिसेप्टर है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। ये कौन सा है, एनएम रिसेप्टर होता है ना मसल पे, एनएम रिसेप्टर होता है एनएम टाइप का, जिसपे एसिटाइल कोलिन आके रिलीज एक्ट करता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगेन 2 ऑप्शन है कि ये जो एनएम रिसेप्टर है इसको ब्लॉक कर दिया जाए। अगर एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो मसल सीधी सीधी ब्लॉक हो जाएगी, मसल सीधी सीधी एक्ट नहीं कर पाएगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन एक और दूसरा है कि अगर कोई ऐसा केमिकल बाहर से दिया जाए या ऐसी दवाई बाहर से दी जाए जो इसको कॉन्स्टेंटली डीपोलराइज करती जाए, ये जो एनएम है इस पर कॉन्स्टेंटली एक्ट करे, तो होगा क्या कि एक टाइम के बाद ये जो एनएम रिसेप्टर है ये इनटॉलरेंट हो जाएगा, या जो ये है ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में चला जाएगा, और उस टाइम पे ये किसी भी बाहर से आने वाली इम्पल्स पे एक्ट नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली दोनों में काम क्या हो रहा है कि अगर हमने एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करा तो डायरेक्टली मसल ब्लॉक हो गई, और अगर हमने बाहर से कोई एजेंट जैसे कि सक्सिनाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन का बड़ा भाई सक्सिनाइल कोलिन, अगर वो दिया तो भी क्या होगा, कांस्टेंट डिपोलराइजेशन की वजह से ये जो एनएम रिसेप्टर है ये रिफ्रैक्टरी फेज में चला जाएगा, और रिफ्रैक्टरी फेज में जाने के बाद ये जो बाहर से इम्पल्स आ रही है या जो सीएनएस से इम्पल्स आ रही है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उन पे एक्ट नहीं करेगा।
तो स्टार्टिंग विद एनएम ब्लॉकर, एनएम ब्लॉकर। अब मैं इसको बोल सकता हूं कॉम्पिटिटिव और इसको बोल सकता हूं मैं नॉन डीपोलराइजिंग, क्योंकि जो सक्सिनाइल कोलिन था वो क्या कर रहा था, डीपोलराइज कर रहा था, लेकिन ये डीपोलराइज नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट ब्लॉक कर रहा है। तो कभी कभी इसको बोल देते हैं नॉन डीपोलराइजिंग, कॉम्पिटिटिव या एनएम ब्लॉकर। अब ये जो दवाइयाँ हैं इनमें सबसे पहले आती है अपनी डी ट्यूबोक्यूरारिन, डी ट्यूबोक्यूरारिन। फिर आती है मेटोक्यूरिन, फिर आती है डोक्साक्यूरियम, और लास्ट में आती है एट्राक्यूरियम। एक और रह गई, वो है मीवाक्यूरियम। डी ट्यूबोक्यूरारिन के साथ दिक्कत क्या है, ये H1 हिस्टामिन रिलीज करता है और वो हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, जिसकी वजह से ये हाइपोटेंशन करवा देता है। डोक्साक्यूरियम इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग, डोक्साक्यूरियम इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग नॉन डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, और जो मीवाक्यूरियम है वो शॉर्टेस्ट है। ध्यान रखना ये शॉर्टेस्ट नॉन डिपोलराइजिंग एसएमआर है। अगर कंप्लीट में पूछे कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन है, तो वो एक दूसरा है जो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये तो थे एनएम ब्लॉकर जो एनएम रिसेप्टर को डायरेक्टली ब्लॉक कर रहे थे या कॉम्पिटिशन कर रहे थे उसके साथ जाके, या नॉन डिपोलराइजिंग। इसके बाद में आता है डीपोलराइजिंग। अब ये ध्यान रखना कर क्या रहे हैं, ये डीपोलराइज ही कर रहे हैं करने को, तो इनको मैं बोल सकता हूँ नॉन कॉम्पिटिटिव, क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं ना जो एसिटाइल कोलिन करता था, नॉन कॉम्पिटिटिव। इसका एग्जाम्पल है सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन ने क्या करा, ये जाएगा और ये एनएन जो एनएम रिसेप्टर है इसके साथ जाके बाइंड करेगा, एनएम रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा। तो उसकी वजह से, बाइंड करने की वजह से एनएम रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और शुरू में एक कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं इनिशियल फेसिकुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल फेसिकुलेशन, क्योंकि अब जाके शुरू में जस्ट बाइंड हुआ है तो ऑब्वियसली मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो इसको बोलते हैं इनिशियल फेसिकुलेशन। फिर इनिशियल फेसिकुलेशन के बाद क्या होता है कि चूंकि हमने सक्सिनाइल कोलिन है वो भर भर के दिया होता है बाहर से, तो वो जो एनएम रिसेप्टर के पास प्रेजेंट रहता है, और एनएम रिसेप्टर के पास वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि इसमें कांस्टेंट डीपोलराइजेशन होता रहता है, और कांस्टेंट डीपोलराइजेशन की वजह से जो एनएम रिसेप्टर है वो एक रिफ्रैक्टरी फेज में चला जाता है। कांस्टेंट डीपोलराइजेशन की वजह से रिफ्रैक्टरी फेज में चला जाता है। रिफ्रैक्टरी फेज क्या होती है, ऐसी फेज जहाँ पर जो रिसेप्टर है वो आने वाली इम्पल्स पर रिएक्ट ना करे या उस पर एक्ट ना करे। तो ये जो ड्रग है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये जो ड्रग है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कब करना पड़ता है, जब कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है और उसको, या जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है अगर वो डैमेज हो जाए, तो उसके रेस्पिरेटरी पाथवे को कंप्लीट करने के लिए, उसको ऑक्सीजन देने के लिए हमें ये जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन वो करना पड़ता है। अब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो ट्रैकिया है वो एक है क्या, मसल ही है, उस मसल को रिलैक्स करवाने के लिए ये सक्सिनाइल कोलिन दी जाती है। अब सक्सिनाइल कोलिन जो है वो शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट एक्टिंग है, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट एक्टिंग है। क्वेश्चन को समझना, अगर वो पूछे कि सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट कौन सा है, तो हमें आंसर करना है सक्सिनाइल कोलिन। लेकिन अगर वो पूछे कि नॉन डिपोलराइजिंग एसएमआर में कौन सा है, तो वहाँ पे अपन ने बताना है मीवाक्यूरियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर करना है। अब इसके बाद में आता है इसके एडवर्स इफेक्ट्स।
ये जो सारे प्रेशर हैं उनको इंक्रीज करता है, चाहे वो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो क्रेनियल टेंशन हो, सबको इंक्रीज करता है। तो तो अगर इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को ये इंक्रीज करता है तो ये कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा? ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ग्लोकोमा, हाइपरटेंशन और हेड इंजरी। अगर ये तीन केस हो तो यहाँ पे हमें सक्सिनाइलकोलिन को अवॉइड करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट।